अस्सलाम वालेकुम। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान और आबादी के लिहाज से सबसे छोटा, और मदनी वसाइल से मालामाल, गैस के ज़खायर हों, रेकड़ हो, सोना चांदी तांबा, मदनी जो जितने भी मदनियात हैं उनसे बड़ा बड़ा सूबा, अमीर सूबा। जबकि वहाँ के हालात वो इंतहाई नगुफ्ता बेवजह। एक तो वहाँ की जो सूरत हाल है, वहाँ का जो रहन सहन, उनका अपना वो कबायली निज़ाम और सरदार, वो दूसरा रियासत भी कोई ख़ास हद तक वहाँ तवज्जो नहीं देती। वो अब तो हर थोड़ा बहुत है, जैसे ग्वादर एयरपोर्ट वगैरह बन रहे हैं, ग्वादर बंदरगाह बनी है, तो ये बड़े लेट और बड़े, मैं समझता हूँ कि छोटे पैमाने पर चंद एक कोशिशें हुई हैं, वरना इतना अमीर सूबा, इतना बड़ा जोग्राफिया, जबकि उसकी सूरत हाल ये है कि वो तलीम, सेहत, रोज़गार और बुनियादी इंसानी जो ज़रूरियात हैं उनकी जो सहूलियात के हवाले से भी पसमानदा वहाँ की आवाम को ना होने के बराबर। वहाँ रिकॉर्ड के मामले में अरबों खरबों की करप्शन है। आपको याद होगा आज से 4 साल पहले वहाँ जो आम सेक्रेटरी होते उनके, जो सूबे के जो चीफ सेक्रेटरी और इवन के जो वज़ारत आला के लोग थे, उनके रिश्तेदारों के, हाँ, अरबों रुपया पकड़ा गया। उनने वो उस ब्लैक मनी को काउंट करने के लिए मशीनें रखी होती थी, क्योंकि वो हाथ से या इंसानों को बिठाकर वहाँ गिनना नामुमकिन था। वो जब दिखाते थे मीडिया पे तहखानों में, तो वो नोटों के तथ्यों के अंबार लगे होते थे। बदकिस्मती है कि किसी को पकड़ा नहीं, पकड़ा तो वो प्री बार गेम में रहा, लेकिन 10-20% दिया और बाकी आपने हड़प किया, मौज की। ये कानून भी एक अजीब सा कानून है कि आप 100 रुपये की करप्शन करो, 10 रुपये वापस दो, 90 रुपये याशी करो। एक ऐसा सूबा जहाँ अरबों खरबों की करप्शन उनके मादनी वसाइल में है, शायद इसीलिए उनके वहाँ सरदारी निज़ाम की वजह से, और जो खरबों की करप्शन जो उनके मादनी वसाइल पर डाका डाला जाता है, उस वजह से वहाँ जाकर है किक बैग्स, कमीशनें लेकर एक गैर ज़िम्मेदार कंपनियों को ठेके दिए जाते हैं, फिर वहाँ से दूसरियों को, फिर वो ऐसे मामला अदालत में जाते हैं, वहाँ जुर्माने। तो ये सारी बद इंतज़ामी एक साइड पे, करप्शन एक साइड पे। बदकिस्मती देखें कि 2021 से लेकर 2030 तक इन 2 सालों में तलीम का महकमा में नहीं छोड़ा। तलीम के महकमे में वहाँ को इतने 32 करोड़ से ज़ायद की करप्शन पकड़ेगी। कम से कम ज़ालमों, बच्चों की किताबें, कापियाँ, जो उनको छोटी मोटी जो सहूलियात मिलती है उसको भी बखई दो। इतने अमीर सूबे में आप खरबों रुपये की करप्शन कर रहे हैं, आपके सरदार लग से लूट रहे हैं। वहाँ जहाँ उसके बाद जहाँ अपना कहने वो जो मदनियात निकालने का जो होता है ठेका वगैरह, वहाँ आप लग से करप्शन कर रहे हैं। बलोचों को महरूम रखा तलीम से, सेहत से, रोज़गार से। वहाँ आप लग मुजाकर है, हर साल 77 साल हो गए हैं, तो हर साल इन सारी चीज़ों के लिए बजट तो होता है, होगा ना। ऐसा तो नहीं कि कोई बजट नहीं है और इसलिए वो महरूमी का शिकार है। तो वो बजट किधर जाता रहा? तलीम का बजट रोज 32 करोड़, कम से कम इतना तो वो क्या कहते हैं, वो मूंगफली के दाने चंद वहाँ को दे दो, वो भी नहीं छोड़े, वहाँ भी करप्शन। तो इस अब जो एक जाकर ज़ाहिर है चाइना की मदद से ये थोड़ा बहुत ही तरक्की कर भी रहे हैं, तो इसके बावजूद आम लोगों को सहूलियात का इतना फुकदान है कि वहाँ स्किल पर्सन ज़ाहिर बेचारे ना वो पढ़े हैं, बुनियादी तलीम नहीं है, स्किल पर्सन तो उसके बाद कुछ सोचता है ना बंदा। जब माशरे के आम अफराद बुनियादी तलीम मुकम्मल कर लें या सारे बंदे को बुनियादी तलीमी सूरत मैसर हो और वो शरह खानगी को 90% 100% हो, तो बंदा कहता है चलो यार ये आम तलीम का तो फ़ायदा नहीं, साथ कोई स्किल एजुकेशन उस तरफ जाते हैं। वहाँ तो बुनियादी तलीम से ही महरूम है, तो वहाँ कैसे इस तरफ जाएंगे लोग? तो वो जो फिर बाहर से आते हैं तो फिर वहाँ वही जो एथनिक्स प्रॉब्लम्स होती हैं वो शुरू हो जाती हैं। हालांकि बलूचिस्तान के जो मादनी वसाइल हैं वो केले सूबे के, वो पूरे पाकिस्तान को चला सकते हैं, लेकिन
اس کا اپنا صوبہ، وہ اپنی جو جگہ، وہ اپنا خطہ بدحالی کا شکار ہے۔ اب ظاہر ہے ارباب و اختیار جن کی ذمہ داری بنتی ہے وہ بھی بیانات کی حد تک آپ دیکھ لیں، کوئی بھی وہاں کا جو سردار، جب کوئی بھی ان کا جو سیاسی سربراہ ایک دفعہ صرف ہوا ہے، وہ جو 2-2.5 سالہ اقتدار تھا ڈاکٹر مالک ملوئی صاحب کے ذمہ آیا، اور وہاں کوئی ناصر صاحب، مجھے پورا نام نہیں ہے، لیفٹیننٹ جنرل تھے جو کور کمانڈر تھے وہاں کے، ان کے دور میں بلوچوں کی جو کہہ رہے ہیں سرپرستی اور ان پہ دست شفقت رکھا گیا، اور اس ایک دور میں کافی بہتری بھی آئی وہاں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، ان کی تعلیم صحت کے حوالے سے، اور خاص کر جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں اس حوالے سے بھی وہاں وہ پاک فوج کا۔ بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا بندہ آ جاتا ہے تھوڑا سا ہارڈ لائنر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں ایسی کی تیسی کر دو سب کو۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو معاملات کو فہم و فراست سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ اس وقت کے جو لیفٹیننٹ اپنا جنرل جو کور کمانڈر تھے انہوں نے ایک زبردست کاوش کی تھی، اور اس وقت وزیر اعلیٰ تھے ڈاکٹر مالک بلوچ، وہ ایک کہہ لیں کہ جب تک میں دیکھ رہا ہوں صوبہ بلوچستان انقلاب، تو وہ 2-2.5 سالہ جو دور تھا وہ بہتر تھا، ورنہ باقی تو وزیر اعلیٰ خود ان کے جو بھی رہا ہے وہ خود اس طرح کے معاملات میں 2 نمبریوں میں ملوث رہتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہاں کے جو عام عوام ہیں ان میں اس حد تک وہ شعور بھی نہ بڑھ سکا، مگر اب آپ آخر پہ جو دیکھ رہے ہیں چند لوگ بلوچستان کے لیے جو آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ وہاں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی انبن چل رہی ہے۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ ایک بندہ اپنے حق کے لیے بات کرے تو وہ ریاستی اداروں کے ساتھ وہ ٹکراؤ کی صورت نہیں بڑھنی چاہیے۔ ایک یہ خوشی کی بات تھی اور ایک بڑا اچھا یہ نکتہ تھا کہ کم از کم یہ سرداروں سے ہٹ کر عوام سے ایک لوگ سامنے آ رہے ہیں، مگر ان پہ آپ دوسری طرح کے الزامات لگا کر ان کو پھر چپ کرائیں گے تو پھر وہی نظام، وہی سرداری نظام۔ شاید ہمارے صاحب اقتدار کو ایسی باتیں پسند بھی نہیں کہ وہ اقتدار عوام کی طرف جائے جہاں عوام اپنے فیصلے خود کر سکیں۔ بہرحال یہ بڑی سوچنے کی اور فکر کرنے والی بات ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔